जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाली वीडियो जो था वो टेंस के बारे में था, यानी टेंस क्या होता है इसको हम लोग डीपली समझने की कोशिश किए थे। यानी टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। मैं यहाँ पर टाइम और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी आपको टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप रेगुलर एक एक टेंस पर अगर प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को 20 मिनट 10 मिनट अगर टाइम निकालते हैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप बहुत जल्द इंग्लिश बोल सकेंगे। तो चलिए आज कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक चीज के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि टेंस में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। यहाँ पर वर्ब जो होता है ना वो एक एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होते जाएगा, यानी V1 V2 V3 V4 V5 इस तरह से चेंज होते जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब कहीं लगता है और कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जैसे ही निगेटिव आ जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस में भी उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, लेकिन जैसे ही निगेटिव आता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अर्थात निगेटिव तब भी हो सकता है जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब रहे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो टेंस की बनावट है, टेंस की जो बनावट है कोई भी टेंस की, वो सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का एक कॉम्बिनेशन होता है। जिसमें आपने देखा होगा कि जो वर्ब होता है ना, वो वर्ब जो होता है ना, ये वर्ब ये V1 कभी V2 V3 V4 और क्या होता है कभी V5 के रूप में चेंज होते रहता है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलता है। यानी सिर्फ दो चीज, ठीक है ना, दो चीजों में बदलाव होता है। जितने भी टेंस होते हैं ना, जितने भी टेंस होते हैं उसमें सिर्फ दो चीजों की बदलाव होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है तो मेन वर्ब का। यानी वर्ब के जो फॉर्म होते हैं ये क्या होते हैं तो चेंज होते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस चीज को समझ लें तो हमें टेंस के स्ट्रक्चर को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर जो होता है वो कर्ता हो। सिंपली बोल सकते हैं कि कर्ता यानी करने वाले को, यानी जो करेगा उसी को हम कर्ता कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे बातों को काफी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पहले से टेंस पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप टेंस स्टार्टिंग में पढ़ रही, जानते नहीं है बिल्कुल, इंग्लिश के कोई भी आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट जो होता है ना, इसका फुल नाम जो है ना ये से सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में लिखा गया है इसे, ठीक है ना, इसे संक्षेप में लिखा गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। जैसे कि मैं जाता हूँ तो इसमें कर्ता क्या है, करने वाला क्या है, काम करने वाला व्यक्ति क्या है, तो मैं हूँ, ठीक है ना। रमेश विद्यालय जाता है, मैं पूछूं कि इसमें कर्ता क्या है यानी सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे रमेश। मेरे पिताजी ना फिल्म देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगी इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे पिताजी, ठीक है ना। मेरी मम्मी सब्जी काट रही है, मैं बोलूंगी इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मेरी मम्मी है। यानी जो करता है ना उसी को हम कर्ता कहते हैं, अर्थात सब्जेक्ट कहते हैं, यानी संक्षेप में उसको SUB कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब्जेक्ट बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्या होता है ना कि इसमें आता है वर्ब, ठीक है, हर टेंस में आपको वर्ब आएगा, जिसमें V1 V2 V3 V4 V5 आपको देखने को मिलेगा और इस सब चीज को हमें यूज करना है। तो अब समझते हैं कि वर्ब क्या होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर नॉर्मली समझिए ना कि काम जो होता है ना वो एक तरह के क्या है, वर्ब ही है, ठीक है ना। काम क्या है, एक तरह के वर्ब, यानी एक्शन क्या है, एक तरह का वर्ब है, यानी काम ही क्या है आपका वर्ब है। जैसे कि वो विद्यालय जाता है तो कौन सा काम कर रहा है, तो विद्यालय जाने का काम कर रहा है, तो वही आपका क्या हो गया, तो क्रिया हो गया, ठीक है ना। मेरे पिताजी, ठीक है ना, चाय पीते हैं,
तो इसमें काम क्या है, तो चाय पीना, तो चाय पीना यानी पीना जो हो गया ना वही आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। देखिए कोई भी वाक्य हो ना, उस वाक्य के अंत में जो आपको शब्द दिखाई देना वही क्या हो जाएगा, क्रिया। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं ना तो पूरे वाक्य को क्या कीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो आखिरी में आपको जो शब्द दिखाई दे उसी को आप बोलिए कि यही वर्ब है, यही क्रिया है, और इसे भी से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर भी का मतलब क्या है, तो भी का मतलब क्या है, तो वर्ब है। वर्ब यानी बोले तो क्रिया, ठीक है ना, वर्ब बोले तो क्रिया, यानी हम बोल सकते हैं काम, तो काम को ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे 2-3 उदाहरण लिया जाता है यहाँ पर समझने के लिए, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है ना, तो आखिरी के शब्द देखिए क्या है, तो आखिरी का है खेलना, तो खेलना ही क्या हो गया, क्रिया हो गया। मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ, तो आखिरी में क्या है, तो पढ़ना, तो पढ़ना ही क्या है, क्रिया हो गया। यानी काम क्या हो रहा है यहाँ पर, पढ़ने का, ठीक है ना। तो इस तरह से काम को ही हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, यानी वर्ब कहेंगे, यानी भी बोलेंगे, ठीक है। और यही भी जो है ना हर टेंस में क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्रिया को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ठीक है ना, यानी इसको संक्षेप फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पूरा ऑब्जेक्ट का मतलब ये देखिए, ऑब्जेक्ट का टोटल मीनिंग ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर में यूज करने वाली चीज है, क्योंकि हम जब तक इसको समझेंगे नहीं तब हम स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते और उसके अकॉर्डिंग हम किसी वाक्य को भी नहीं बना सकते। तो ये जानना हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है ना कि कर्ता जिसके लिए करता है, कर्ता की जो चाहत होती है। जैसे देखिए मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो अंग्रेजी बोल चुका था, वो अंग्रेजी बोलेगा। अब हर चीज में एक चीज जरूर देख रहे होंगे, वो क्या, तो अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी उसकी चाहत है, यानी जो करता है ना उसकी चाहत क्या है, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलना उसकी क्या है, एक चाहत है। कौन सा लैंग्वेज, तो अंग्रेजी, ठीक है। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो करता यानी सब्जेक्ट की चाहत क्या है, विद्यालय, यानी वहां जाएगा, फिर वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आगे में 2-3 और उदाहरण लेना चाहूंगा। जैसे कि वो दूध पीता है, तो वह दूध पीता है, यानी वह जो व्यक्ति है उसकी चाहत क्या है, तो दूध पीना है। तो वो दूध पीना यानी उसकी जो चाहत है वही आपका क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा पत्र, ठीक है ना। यानी यहाँ पर पत्र जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और कलम क्या होगा, तो इसकी सहायता करने वाला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है आपका पत्र, ठीक है। जैसे वो पानी पीता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो पानी है। अब 2-3 वाक्य लेते हैं और पूरे वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है ना। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं बोलूँ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मैं, क्रिया क्या है, तो मैंने बताया कि जो वाक्य के आखिरी में जो शब्द होता है वही क्या होता है, क्रिया होता है। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आखिरी में क्या है, जाना है, तो जाना क्रिया हो गया। इसकी चाहत क्या है, कर्ता की चाहत क्या है, यानी क्रिया कहाँ पर जाकर संपन्न हो जा रही, कहाँ पर जाकर रुक जा रही है, तो क्रिया विद्यालय पर जाकर रुक जा रही, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वह दिल्ली जाता है, तो इसमें आपसे मैं पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वह सब्जेक्ट है, ठीक है। क्रिया क्या है, तो आप सीधे वाक्य अंत वाले शब्द में चले जाएं, तो वाक्य अंत वाले जाना, यानी जाना वो क्या होगा, वर्ब होगा, यानी क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। और काम यानी उसकी चाहत क्या है, सब्जेक्ट की चाहत क्या है, तो दिल्ली जाना, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है ना। मैंने वहां बताया था कि जो टेंस होते हैं ना, टेंस जो होते हैं ना, तो ये टेंस क्या होते हैं, तो एक्शन, ठीक है, प्लस टाइम का एक कॉम्बिनेशन होता है टेंस, ठीक है। ये देखे थे, लेकिन अभी जो टेंस होते हैं ना, ये होते हैं 3 तरह के, ठीक है ना। ये टाइम के अकॉर्डिंग टेंस की बात किया था। ऐसा टेंस तो 2 तरह के होते हैं, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना टेंस, ये 3 तरह के होते हैं। तो कौन सा, तो प्रेजेंट की बात किए थे उसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद पास्ट की बात किए थे, फिर उसके बाद फ्यूचर की बात किए थे, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, तो 4 फॉर्म इसका देखा था। एक देखा था सिंपल, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसका एक और नेम क्या बोल सकते हैं, तो प्रेजेंट, ठीक है ना, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अभी इसी टेंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाला क्या था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। इसके बाद वाला क्या था, तो प्रेजेंट परफेक्ट था। इसके बाद वाला क्या था, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कि टेस्ट मैच कल होगा, टेस्ट मैच क्या होगा, कल होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की, कि आप यहाँ पर लास्ट में गागी देख रहे होंगे, यानी गा देख रहे होंगे, तो इससे थोड़ी सी आपको परेशानी हो गई कि पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, बता रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं फ्यूचर की बातें, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो देखने में तो बिल्कुल लगेंगे कि ये फ्यूचर टेंस का ही है, यानी फ्यूचर में ये बातें कही जा रही है, लेकिन उसका जो सैल्यूशन होगा, इसका जो बनाने की प्रक्रिया होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। आप कहेंगे कि नहीं, इसको ऐसे बनाया जाए कि द, ठीक है ना, टेस्ट मैच, द टेस्ट मैच विल स्टार्ट, ठीक है, टुमारो। तो आप बोलेंगे कि ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं, ये वाक्य जो है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूं कि ऐसे क्यों है, ठीक है ना। ऐसे मैंने इसको गलत क्यों करना, ऐसे वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो द टेस्ट मैच, ठीक है ना, स्टार्ट, ठीक है, टुमारो, ठीक है ना। ये वाक्य क्या है, सही है। तो आपने देखा कि टेस्ट मैच कल होगा, तो यहाँ पर मैंने विल का प्रयोग किया। ये जो है ना टेस्ट मैच, ठीक है ना, कल होगा, तो यहाँ पर मैंने विल का यूज नहीं किया, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने वाक्य क्या किया है, यूज किया है। बाद में हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। थोड़ा मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जो आपको देखने में लगेंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस के, यानी फ्यूचर में बातें कही जा रही है, लेकिन बनाया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से। ऐसे क्यों बनाया जाएगा, तो मैं वही बात को आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। जब भी आपको ये सारी चीजें आएगी, तो आप उसका सोल्यूशन फ्यूचर टेंस में ना कर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला वाक्य जो है वो क्या है, सही है। ऐसे क्यों, तो देखते हैं क्यों, ठीक है ना। जो फिक्स बातें होती है ना, ठीक है ना, जो फिक्स बातें होती है, जो बातों को अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना, वैसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। भले ही वो वाक्य फ्यूचर में दिखाई दे, आपको बातें फ्यूचर की कही गई हो, लेकिन जब उसको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना, किसी न्यूज के माध्यम से, ठीक है, या किसी और के माध्यम से जब अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, तो उस वाक्य को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे कि कल टेस्ट मैच होगा, क्योंकि इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इसको कराना है तो कराना है, यानी ये फिक्स है। तो जब फिक्स कोई चीज रहेगा, जब किसी चीज को हम फिक्स कर देते हैं, लोगों के बीच अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो वैसे वाक्यों को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बिल्कुल नहीं बनाते। वैसे वाक्यों को हम बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि कल श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली जाएंगे, तो ये क्या है ना कि बात को फिक्स कर दिया है कि वो जाएंगे, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं कि 11 बजे ट्रेन आएगी, ठीक है ना, कितने बजे आएगी, तो 11 बजे ट्रेन आएगी, तो ये फिक्स कर दिया है कि 11 बजे आना है तो आना है। आपने कहीं अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है ना, कि मैं गरीबों के बीच 1,000 रुपया बांटूंगा, तो आपने अनाउंसमेंट कर दिया, वो आपकी मजबूरी हो गई, आपको बांटना पड़ेगा, ठीक है ना, हर हाल में बांटना पड़ेगा। अब बोल सकते हैं वैसी सारी वाक्य जो दिखेगा कि ये क्या है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की है, यानी फ्यूचर में दिखेगा, लेकिन उसमें अनाउंसमेंट कर दिया जाए
तो उस वाक्य को हम किस टेंस में बनाएंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो चलिए अब बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे हम किस टेंस की, तो सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, या आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, क्या होता है। ये दोनों टेंस के बारे में हम जानेंगे। इसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, इसको बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, ठीक है ना। तो वैसे सारे वाक्य, अभी टाइम को हटा देते हैं ना, इस टाइम को अभी समझिए कि हाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये एक्शन है, ठीक है, और ये हर टेंस में आपको मिलेगा, चाहे वो पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो। तो हम बात करेंगे टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस जो है इसको मैंने लुप्त कर दिया, यानी सिंपल टेंस की बात करेंगे और इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज जो है ना आपको पास्ट में भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा। जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जैसे मैं खाता हूँ, ठीक है ना, मैंने खाया था, मैं खाऊंगा। आपने क्या समझा, मैं खाता हूँ, ठीक है ना, मैंने खाया था, मैं खाऊंगा। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो सामान्य या अनिश्चित रूप से होता है। जैसे कि वो विद्यालय जाता है, तो जाता है यानी हमेशा थोड़े जाता है। जैसे कि मैं खाता हूँ, तो ये एक अनिश्चित वाक्य हो गया, ठीक है ना। वह क्रिकेट खेलता है, तो एक तरह की ये अनिश्चित वाक्य हो गया। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं ना, ठीक है ना, हम उसको इंडेफिनिट बोलते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, ठीक। बहुत ऐसे सर जी हैं जो पढ़ाते हैं जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते हो आदि रहता है, उन वाक्यों के अनुवाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। आप इस चीज को भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे सहमत हूं, तो आप किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसको। मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे सहमत हूँ, दुकान खुली है, मुझे आप पर विश्वास है, क्या इसके आखिरी के जो शब्द है उसमें आपको ता दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, हमें वो ताती से मतलब नहीं है, हमें मतलब है वो वर्तमान में हो और अनिश्चित या सामान्य रूप से वो घटित हो, ठीक है ना। आप समझने के तौर पर आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में जहां तक आपको पता है कि ता है, ती है, ताहू, ते हो आदि रहता है, लेकिन इसके अलावा दुकान खुला है, मैं आपसे सहमत हूँ, मुझे आप पर विश्वास है, ये भी वर्तमान में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही जोड़िएगा, ठीक है। ये रहा इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हमने देखा पहचान, ठीक है। जैसे इनकी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ठीक है, और ताहू, ते हो आदि मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के हम यहाँ पर बात करेंगे, किस, तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर, इस तरह से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, वाक्यों को बनाते हैं। जैसे कि, ठीक है ना, मैं पढ़ता हूँ, वो खाता है, ठीक है ना, राम जाता है, हम लोग फिल्म देखते हैं, मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं, मेरी माँ सब्जियां काटती है, मेरी बहनें सीरियल देखती है। तो लास्ट में आप हमेशा देख रहे हैं कि ता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको समझना है कि ये वर्तमान में कही जाने वाला बातें हैं, वर्तमान में लिखी गई ये क्या है, एक तरह के वाक्य है, ठीक है। आप इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्रिया का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और अदर वर्ड का मतलब क्या होता है।
ये चीज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ईएस कहाँ लगाएंगे और एस कहाँ लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इस चीज को, ठीक है ना, समझने के लिए सबसे पहले हमें पर्सन को समझना पड़ेगा। ठीक है, आप पर्सन जानते होंगे। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ईएस या एस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ ईएस या एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है ना। और बाकी जो भी होगा हम उसमें ईएस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इसको नॉर्मली समझने के लिए कि किसी भी वाक्य को आप बना सके, इसके लिए आपको ही, सी, ईच और एक नाम रहे ना, ठीक है ना, क्या एक नाम सिंगुलर नेम रहे थर्ड पर्सन में। ठीक है, तब हम क्या करते हैं ना, तो किस चीज का यूज करते हैं, तो यूज ऑफ ईएस या एस। ठीक है ना, बोल सकते हैं कि हम इसमें ईएस या एस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब सब्जेक्ट के रूप में ये सारी चीज रहता है तो उनकी क्रियाओं के अंत में हम ईएस या एस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, ठीक है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईएस कहाँ लगाएंगे और एस कहाँ लगाएंगे। ठीक है ना, ईएस कहाँ लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, एस कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर कुछ वाक्य समझ लेते हैं कि ईएस कहाँ लगाते हैं, ठीक है ना, और एस कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो ईएस कहाँ लगाएंगे, अगर क्रिया के अंत में, क्रिया बोले तो वर्ब, यानी वर्ब बोले तो भी, यानी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, ठीक है, कोई वॉवेल होता है, क्या होता है, वेल, यानी वेल बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू होता है ना, तो हम क्या करेंगे ना, उसके अंत में ईएस का ही प्रयोग करेंगे। ईएस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, केवल ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट मिलता है, क्या मिलता है, अगर कॉन्सोनेंट मिलता है तो हम वहां पर किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो केवल एस का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कि एस का कैसे प्रयोग करते हैं और ईएस का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आपको, ठीक है ना, इसके अलावा अगर आपको, ठीक है, एस, एच, एक्स, जेड, ये सारी चीजें और सी एच, ठीक है ना, सी एच, ये सारी चीजें अगर आपको मिलता है तब भी हम क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं, तो ईएस ही प्रयोग करते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होगा, जो काम करने वाला व्यक्ति होगा, वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी चीज लिखा है ये थर्ड पर्सन है, ई, सी, ईच और एक नाम, ये सब क्या है, तो थर्ड पर्सन है। और इसी थर्ड पर्सन की जो क्रिया होगा उस क्रिया के अंत में ईएस या एस जोड़ेंगे। ठीक है ना, अगर क्रिया के अंत में कोई वावेल्स होता है, ठीक है, और इसके अलावा एस या एस एच, एक्स, जेड या सी एच होता है, तब हम क्रिया में केवल ई एस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर क्रिया के अंत में कोई कॉन्सोनेंट होता है तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे। याद रखना आपको कि ये सारा जो सब्जेक्ट होगा ना वो थर्ड पर्सन में, वो भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, तभी हम यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ वाक्य बनाकर देखते हैं। आप इसको याद करने के तौर पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं और उस वाक्यों को देखने के प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया है। अभी हमने देखा कि ही, ठीक है ना, सी, ईच और एक नाम में ही हम क्या लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये जब सब्जेक्ट के रूप में हमें मिलेगा ना, एस यू बी के रूप में हमें मिलेगा ना, तो इसके क्रिया के अंत में क्या लिखते हैं, तो क्या यूज करते हैं, तो यूज ऑफ ओनली ईएस या एस का यूज करते हैं। ध्यान रहे, हर वोवेल होता है ना, तो हम क्या करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, तो वेल, वेल बोले तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वोवेल है। या सी, ठीक है ना, सी एच, ठीक है ना, एस या एस एच, एक्स या जेड रहता है क्रिया के अंत में और थर्ड पर्सन ही रहता है, तो हम क्या चीज का यूज करेंगे, ईएस का। वही कॉन्सोनेंट रहेगा, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट रहेगा, मतलब ये 5
ये सबको छोड़कर अगर कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है ना, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, तो याद रखिएगा क्रिया के अंत में एस। बाकी सब में ना अगर ये रहेगा तभी ई एस या एस, बाकी सब आई हो गया, बी हो गया, ई हो गया, दे हो गया, एक से ज्यादा नाम हो गया, ठीक है ना, तो वहां पर हम ई एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप इसको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ई एस प्लस एस या प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इस तरह से याद ना कर कर आप इसको इंग्लिश में याद करें, ठीक है ना, इंग्लिश भाषा में बोलने का प्रयास करें। राइट फॉर सब्जेक्ट यानी इसका मतलब हुआ कि पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, ही आफ्टर, उसके बाद, ठीक है ना, वर्ब, यानी यहाँ पर वर्ब दिख रहा है, वर्ब को लिखते हैं, यूज ऑफ ईएस या एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार ईएस या एस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम अदर वर्ड को क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में सजाकर बोलिए, काफी अट्रैक्टिव लगेगा और लोग आपसे काफी आकर्षित भी होंगे, और आपके इंग्लिश बोलने की जो एबिलिटी होगी और आपकी इंग्लिश बोलने की जो कैपेसिटी होगी, जो आपका मनोबल होगा वो और बढ़ेगा। तो इसको बोलिएगा, राइट फॉर सब्जेक्ट, हिज आफ्टर वर्ब, यूज ऑफ ईएस या एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट अदर वर्ड। राइट फॉर सब्जेक्ट, हिज आफ्टर V1, use of a, s या s according to subject, object and last sequence the other word, ठीक है ना। आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलने का प्रयत्न कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अब चलिए वाक्य को हम लोग बनाते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं। आप पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, अंततः आपको आप फील करेंगे कि नहीं हम भी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो एक एक टेंस पर हम लोग प्रैक्टिस के साथ वाक्यों को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि वह, ठीक है ना, वह, जैसे कि वह पटना जाता है, जैसे कि वह पटना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी जो करता है उसी को कर्ता बोलते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और इस वाक्य के अंत में जो शब्द रहेगा ना उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, तो क्रिया बोलते हैं। और ये कर्ता की जो चाहत होगी ना या क्रिया जहां पर संपन्न होता है हम उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आपसे मैं पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आप बोल सकते हैं कि क्या है, वह है। मैं पूछूं कि इसमें क्रिया क्या है तो जाना, और मैं पूछूं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है तो पढ़ना। अब इस वाक्य को हमें क्या करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपने लिखा है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम इस वाक्य को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश क्या होता है, तो ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है क्रिया को लिखिए, यानी वर्ब को लिखिए, यानी काम को लिखिए, यानी काम इसमें क्या है, तो जाना है, तो जाने का क्या होता है, गो। उसके बाद बोल रहा है ईएस या एस लिखिए। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन, यानी ये जो चार चीजें देख रहे हैं ना, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा ना तो हम ईएस या एस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और उसके क्रिया के अंत में अगर कोई वोवेल्स रहता है तो हम क्या करेंगे ना, ईएस का क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, ईएस का प्रयोग करते हैं। या CH एस एस एच या एक्स जेड रहता है तब भी हम उसके अंत में क्या लगाते हैं, तो ईएस लगाते हैं। और वहीं पर कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो केवल एस लगा देते हैं। तो देखिए ही है ना, तो ही है, तो ये क्रिया है, तो इस क्रिया के अंत में ईएस या एस लगाएंगे। अब देखना ही हमें कि वॉयल से कि कॉन्सोनेंट है, तो वॉयल से ना तो हम लगाएंगे इसमें ईएस, ठीक है ना। तो ही गोस का तो पटना, तो गोस टू पटना, ठीक है ना। इस तरह से ये वाक्य हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब चलिए इस पर बहुत सारे वाक्य देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वो पटना जाता है तो ही गोस टू पटना, यहाँ पर राइट किया गया, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, इसको आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो आई क्या लिखेंगे, रीड। यहाँ पर आई है, देखिए इसी सब में ईएस या एस लगाना है, तो इसके अलावा तो ये आई है ना, तो हमें क्रिया के अंत में ईएस या एस जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं का आई, उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब क्या हो गया, रीड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर राइट नहीं किया गया, ठीक है। यही आपसे मैं
3-4 वाक्य देखता हूँ, आप कोशिश कीजिए बनाए नहीं बल्कि उस वाक्य को आप बोले। अब इस पर 10-20 वाक्य आप खुद से बोलिए, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो कैसे बनाएंगे, तो आई रीड, मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड ए बुक। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस करना है, आप वाक्यों को बनाइए कम, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस वाक्यों पे क्या करें, तो बोल सके, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्रिया चेंज करना है और क्या करना है, उसको बोलना है, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। जैसे मैं, ठीक है ना, अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आप इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट को राइट करना। सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक। बोलना ही क्या होगा, तो स्पीक, तो बोलना के मैंने क्या लिख दिया, स्पीक। और क्या, तो इंग्लिश। देखिए इंग्लिश जो है ना एक लैंग्वेज है, ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल क्या करते हैं, राइट करते हैं। इसलिए मैंने इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर है उसको मैंने कैपिटल से लिखा है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखा है। जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इसी तरह से आप इसको चेंज कर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक भोजपुरी, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक उर्दू, यानी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बारी बारी से यहाँ से हटाकर उसके जगह पर आप दूसरे लैंग्वेज को यूज कर बोलिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही बोल पाएंगे, ठीक है। देखिए कोई भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना है, उस भाषा को अधिक सुनना चाहिए। जैसे हम सब जन्म लिया था तो हमने जो भी सुना उस भाषा को हमने सीखा और वही भाषा हम लोग अधिकतर बोलते हैं। जैसे आपको भोजपुरी को सीखने के लिए किसी स्कूल, किसी विद्यालय को जैसे कि भोजपुरी को सीखने के लिए हमने किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं किया था, किसी कोचिंग को या किसी अदर से नहीं सीखा। इस चीज सुनकर हमने सीखा है, ठीक है ना। हिंदी को कैसे सीखा है, तो सुनकर सीखा है। इसी तरह से ज्यादा आप इंग्लिश सुनिए, ठीक है। और सुनने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि बचपन में जो भी माँ पापा ये शब्द बोला जाता था बोलने के लिए, तो हम लोग पहले उसको सुनते थे और बोलने का प्रयास करते थे। और इस तरह से धीरे धीरे भोजपुरी हिंदी लैंग्वेज हम लोगों ने क्या किया, सीखा। टूटी फूटी ऐसे भाषा को हमने सीखा, फिर जाकर आगे धीरे धीरे इसमें हम लोग बेहतर करने की कोशिश किए। तो यही चीज है, आप इसको सुनिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैं पीता हूँ तो आई ड्रिंक, मैं शराब पीता हूँ तो आई ड्रिंक वाइन, मैं जूस पीता हूँ तो आई ड्रिंक जूस, मैं चाय पीता हूँ तो आई टेक टी। तो यहाँ पर चाय को पिया जाता नहीं है, चाय को लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टेक का क्या किया, यूज किया, ठीक है ना। मैं कॉफी पीता हूँ तो आई टेक कॉफी, मैं मछली खाता हूँ आई ईट फिश, मैं पिज्जा खाता हूँ आई ईट पिज्जा, मैं बिरयानी खाता हूँ आई ईट बिरयानी, मैं अंडा खाता हूँ तो आई ईट एन एग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे और हमें क्या करना है, इस तरह के वाक्य को बोलना है और बारी बारी से बोलना है। ही पर बोलिए, सी पर बोलिए, ठीक है ना, एक नाम लगाकर बोलिए, ईट पर बोलिए, और बाकी के जैसे यू वी दे पर भी आप बोलने के प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं निगेटिव की बात कर लेता हूँ, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू अब्लिक डॉज, ठीक है ना, और नोट V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें देखिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें करने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो ये आपका क्या है, तो एक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। और स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं कि SUV क्या है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में सब मालूम है कौन क्या होता है, ठीक है। बस ही सी इट एक नाम के साथ ही यूज ऑफ, ठीक है ना, डॉज, ठीक है। किस चीज का प्रयोग करना है, तो डॉज का प्रयोग करना है। ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगाएंगे, डॉज, बाकी के साथ क्या लगाना है आपको, डू, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी कुछ मिल जाए उसमें हमें लगाना है डू,
ठीक है ना। तो बाकी के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, तो डू लगाएंगे। बी के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्यू के साथ क्या लगाएंगे, तो डू लगाएंगे। ठीक है ना। एक से अगर ज्यादा नाम हो जाए, एक से ज्यादा नाम हो जाए, ठीक है ना, थर्ड पर्सन हो लेकिन वो प्लूरल हो जाए, तो क्या लगाएंगे, एक से ज्यादा नाम में इसमें भी लगाएंगे डू। ठीक है। और दे में क्या लगाएंगे, तो इसमें भी लगाएंगे डू। तो ये सारी चीज में यूज ऑफ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डू। इस सब में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो डू का प्रयोग करते हैं। बस एक याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना। सिर्फ ये चार चीजें आप याद रखिए। इसमें हम क्या लगाएंगे, तो डॉस। बाकी में आपको क्या लगाना है, तो डू लगाना है। ठीक है। चलिए देखते हैं, इस पर वाक्य देखते हैं। जैसे कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैं शराब नहीं पीता हूँ। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। मैं शराब नहीं पीता हूँ। चलिए इस स्ट्रक्चर के द्वारा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मे का इंग्लिश क्या होता है, तो आई होता है। इसके बाद डू या क्या लगाना है, डॉस का आपको प्रयोग करना है। तो आपको देखना है सिर्फ इतने ही चीज में आपको ना डॉस का प्रयोग करना है। यूज ऑफ डॉज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्या, तो यूज ऑफ डॉज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिर्फ इतने चीजों में हम डॉज लगाएंगे। बाकी के साथ क्या लगाएंगे, तो डू लगाएंगे। जैसे मैं शराब नहीं पीता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के मैंने क्या लिखा, आई। उसके बाद डू या डॉज लगाना। तो भैया देखिए आई के साथ डू लगाएंगे कि डॉज लगाएंगे, तो देखिए इतने ही चीज में तो डॉज लगाना है, बाकी सब में क्या लगाना है, डू। तो देखिए आई है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, डू। दोनों में से कोई एक। उसके बाद आपको क्या लगाना है, तो नोट। तो मैं यहाँ पर लगा दिया नोट। ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है आपको, भाव। तो भाई भाव क्या है, भाव को राइट करना है। तो भाव इसमें पीना है, यानी क्रिया पीना है। हमने देखा ना कि वाक्य के क्रिया के अंत में जो शब्द होगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्रिया बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो भाव बोलते हैं। तो इसमें भाव क्या है, पीना। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रिंक। ठीक है ना, ड्रिंक। तो क्या, तो शराब। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइन। ये बुरी चीज होती है, शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। कोई भी नशा वाली चीज या कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर के ऑर्गेन्स को नुकसान पहुंचाता है, उस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर बना हुआ है। फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, जो भी ऑर्गेन है हमारे शरीर के अंदर, ईश्वर ने इसको क्या किया है, बनाया है। तो हमें वैसे चीजों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर के, हमारे ऑर्गेन्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाकर रख सके। तो बिल्कुल इस चीज का आप यूज मत कीजिएगा, ये बुरी बात है। क्योंकि प्रकृति ने जो चीज को बनाया है ना, अगर वो खराब हो जाता है ना, तो भैया सिर्फ इसकी रिपेयरिंग किया जा सकता है। इसको परफेक्ट रूप से, प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। यानी रिपेयरिंग का मतलब आप तो समझते ही होंगे, जब टीवी या कोई भी चीज खराब हो जाता है ना, तो उसको काम चलाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ उसमें पदार्थ का यूज कर दिया जाता है, उसको काम चलाना। ठीक है ना, रिपेयरिंग का मतलब काम चलाना। तो आप इस चीज को बिल्कुल सेवन ना करें, ना किसी को करने दे। ठीक है ना, क्योंकि जब एक बार लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, कोई भी चीज, कोई भी नशीली पदार्थ से आपके शरीर की कोई भी ऑर्गेन्स खराब हो जाता है ना, तो इसे ना परफेक्ट रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, सिर्फ रिपेयरिंग किया जाता है। इसे परफेक्ट रूप से यानी प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, सिर्फ काम चलाने के लिए इसमें रिपेयरिंग किया जा सकता है, जिससे काम चल सके। चलिए आगे देखते हैं। मैं शराब नहीं पीता हूँ, यानी आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो आई डू नॉट वाटर। मुझे कोई भी वाक्य लेकर बनाना है। ऐसे तो पानी बोलते हैं ना, वाटर इज लाइफ। जैसे मैं जूस नहीं पीता हूँ, तो आई डू नॉट ड्रिंक जूस। ठीक है ना, आपको बहुत सारे ऐसे वाक्यों को बोलना है। जैसे कि मैं पर ही बना लीजिए, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। ठीक है ना, तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, तो आई डू नॉट स्पीक उर्दू। मैं भोजपुरी नहीं बोलता हूँ, तो आई डू नॉट स्पीक भोजपुरी। आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड अ बुक। मेरे पिताजी ना फिल्म नहीं देखते हैं। मेरे पिताजी, ठीक है ना, फिल्म नहीं देखते। मेरे पिताजी फिल्म नहीं
देखते, इधर लिख देते, फिल्म नहीं देखते हैं। ठीक है, इस वाक्य को चलिए तो कैसे बनाएंगे, तो माई फादर, ये माई फादर यानी एक पिता के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर भूलकर भी डू का यूज नहीं करेंगे, जब भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, डॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो माई फादर, तो यहाँ पर लिखेंगे माई फादर। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे या डॉज लगाएंगे, तो पिता तो एक ही होते हैं ना, तो आपको क्या लगाना है, डॉज। देखिए यहाँ पर मेरे भाई, बहुत सारे भाई हो तो हम यहाँ पर डू लगाते हैं, बहुत सारे बहने की बात किया जाए, मेरी बहनें, तो बहुत सारी बहनें होगी तो यहाँ पर डू लगाएंगे, लेकिन मेरी बहन हो तो डॉज, मेरे भाई हो तो डॉज। ठीक है ना, ये चीज पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, डॉज। ठीक है ना, उसके बाद नोट, देखिए डू या डॉज, तो डॉज लगाए। ठीक है ना, उसके बाद क्या लगाना है, नोट। उसके बाद भार्ब, भार्ब क्या है, तो फिल्म देखना है। इसके बाद हम लगाएंगे भाव, तो भाव क्या है, तो देखना है, तो देखना का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वाच लिखते हैं, देखना के क्या लिखते हैं, वाच। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाच को लिखा गया, जब हम कोई चलते हुए चीज को देखते हैं ना तो वाच का यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, तो वाच का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर वाच का यूज किया गया है। तो क्या, तो ये मूवी। ठीक है ना, मूवी, तो मेरे पिताजी क्या करते हैं, फिल्म नहीं देखते हैं, तो माई फादर डज नॉट वॉच अ मूवी। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत सारी चीज, मेरे भाई फिल्म नहीं देखते, एक भाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो माई ब्रदर डज नॉट वॉच ए मूवी, मेरी बहन फिल्म नहीं देखती है, तो माई सिस्टर डज नॉट वॉच ए मूवी। और यही पर होगा कि मेरी बहनें फिल्म नहीं देखती, बहुवचन, मेरे बहनें फिल्म नहीं देखती, तो माई सिस्टर्स, इसको बहुवचन बनाएंगे। ठीक है ना, तो माई सिस्टर्स डू नॉट वॉच ए मूवी। ठीक है, मेरी माँ सब्जी नहीं काटती है, माई मदर डज नॉट कट ए वेजिटेबल। ठीक है, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना, बहुत सारे वाक्य आपको प्रैक्टिस करना। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड, मैं संस्कृत नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट संस्कृत, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं भोजपुरी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक भोजपुरी, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक हिंदी। आपको पर डे प्रैक्टिस करना है, वीडियो को देखने के बाद आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर दो चीजें सीखा। ठीक है ना, एक सकारात्मक वाक्य को बोलने के लिए और दूसरा नकारात्मक वाक्य को बोलने के लिए। अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा तो आप, मैं आशा करता हूं कि जरूर इस चीज को समझेंगे और खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके साथ में निगेटिव भी जोड़ लूंगा। ठीक है ना, तो चलिए वैसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एक ही में कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस वाक्य को देखने के बाद आप थोड़ा सा, इस वाक्य को पढ़ने के बाद, इस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद, ठीक है ना, आप थोड़ा सा जरूर फील करेंगे कि नहीं मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। ठीक है, फील करेंगे आप। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर होता है, तो इसके स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया जाता है, डू या डज को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर जरूरत पड़े तो नोट का यूज किया जाता है, फिर V1 का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड का, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, पहले छोटे छोटे वाक्य लेते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्या आप बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिए आप में क्या लगाते हैं, ठीक है ना, आप में क्या लगाते हैं हमें पता है ना, ठीक है ना, हमें पता है कि ही, सी, इज, एक नाम में ही भैया क्या लगाते हैं,
तो डॉज का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? तो डॉज का। पहले से इस चीज को जानते हैं कि इसमें डॉज ही लगाते हैं, बस डॉज, और बाकी में डू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आप, ठीक है ना, तो आप है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो आप में क्या लगाएंगे सोचिए, यू में क्या लगाते हैं, डू या डॉज? तो आपका जवाब आएगा नहीं, इसमें डू लगाते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे ही डू लिख दिया ना तो इसका कहानी खत्म, इसका मतलब हो गया क्या। और फिर उसके बाद आप बोलते हैं, तो देखिए यू और इसका स्पीक, ये क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सस्पिशन वाली बात है। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं? डू यू स्पीक भोजपुरी, क्या आप भोजपुरी बोलते हैं? तो आसानी से आंसर भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए डू यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक भोजपुरी, डू यू स्पीक उर्दू, तो इसका मतलब क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते? अभी तो जिस टेंस में बातें कही जाती है ना, क्वेश्चन पूछी जाता है, उसी जवाब भी दिया जाता है, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ स्पीकिंग, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? तो आप कहेंगे क्या होगा, अगर बोलते हैं तो बोलेंगे यस आई स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलते हैं तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह से, तो मैं आशा करता हूं कि आप उसकी जवाब जरूर दे सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और वाक्य को लेकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। डज योर फादर रीड इन न्यूज पेपर? यस माई फादर रीड इन न्यूज पेपर। आपसे पूछा जाए डज योर मदर वॉच ए सीरियल? यस माई मदर वॉच। तो यहाँ पर यस जरूर लगाएंगे क्योंकि सी एच में हम क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। तो यस माई मदर वॉच ए सीरियल, क्या आपकी बहन पढ़ती है? डज योर सिस्टर रीड? यस माई सिस्टर रीड, ठीक है। और बहुत सारे वाक्य पूछा जा सकता है। डू यू ड्रिंक वाइन? नो आई डू नॉट ड्रिंक वाइन बिकॉज वाइन इज द वेरी डेंजरस ऑफ द लिवर एंड आवर ऑर्गन्स, आवर बॉडी, ठीक है ना। और भी आप जोड़कर जवाब दे सकते हैं अपने से। डू यू राइट लेटर? क्या पत्र लिखते हैं? यस आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। डू यू प्ले वॉलीबॉल? यस आई प्ले वॉलीबॉल, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ। आपको प्रैक्टिस करना, मेरे साथ बोलिए, डू यू प्ले वॉलीबॉल? डू यू प्ले क्रिकेट? प्लीज बोलिए, डू यू प्ले वॉलीबॉल? डू यू प्ले बास्केटबॉल? डू यू प्ले हॉकी? डू यू डांस? ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन खुद से करना है और खुद से आंसर देना है। जैसे डू यू डांस, क्या आप नाचते हैं? डू यू ड्रिंक, क्या आप पीते हैं? डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं? डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं? डू यू गो, क्या आप जाते हैं? डू यू कम, क्या आप आते हैं? आप यू के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपकी जवाब क्या होगा, यस आई कम, मैं आता हूँ। यस आई गो, मैं जाता हूँ। अगर नहीं जाते तो बोलेंगे आई डू नॉट गो, आई डू नॉट कम। आप ऐसे बोल सकते हैं ना, इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को जरूर समझे होंगे। तो चलिए इसके लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। उसे बोलते हैं WH। क्या बोलते हैं? तो WH, ठीक है ना, WH सेंटेंस, WH सेंटेंस, ठीक है ना। इसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए WH सेंटेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये WH का मतलब हुआ कि W से स्टार्ट होगा, नहीं तो H से क्या होगा, स्टार्ट होगा, इसलिए इसे WH सेंटेंस कहा जाता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात कर लो। तो व्हाट, ठीक है ना, व्हाट का मतलब होता है क्या, मैं राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। व्हेन, इसमें आप सबको पता होगा, कब, ठीक है ना। व्हाई, क्यों, ठीक है। हाउ, कैसे। वेयर, कहाँ, ठीक है ना। हु, कौन, ठीक है।
और इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद अभी जो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सारा चीज यूज किया था वो सारी चीज को लिखने वाले हैं, ठीक है ना। टोटली वही चीज लिखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के जितने भी चीजें क्या लिखेंगे, तो डू ऑब्लिक डज, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट जरूरत पड़े तो, नहीं तो छोड़ देंगे V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। आप ही देखिए यहाँ से जितने भी है ना ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंसेस, ठीक है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पे स्ट्रक्चर, इसे अब इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम लोग वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं, डेली लाइफ में कैसे बोलते हैं वो भी बोलने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस वर्ड को लिखते हैं, देखेंगे कि ये वर्ड कहाँ है, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली इसमें भी कहाँ यूज किया गया है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, इस वर्ड को लिखेंगे, देखेंगे ये वर्ड कहाँ है। देखिए क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, इसके बाद ही और सारा चीज को क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है ना, तो पहले इस वर्ड के अंग्रेजी लिखेंगे, तो कहाँ है इसकी, देखिए पेया, ठीक है ना, पेया, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, डू या डॉज का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो बताइए ना, यहाँ पर आप है, सब्जेक्ट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, डू या डॉज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। लुक एट द सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर यूज ऑफ डू या डॉज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। पहले आपको सब्जेक्ट को क्या करना है, देखना है, सब्जेक्ट आप है, अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डॉज का प्रयोग करेंगे, तो आप है ना, तो आप में क्या करते हैं, डू, इसलिए मैंने लगा दिया डू। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है भैया, आप कहाँ रहते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, आप, तो ये आप क्या हो गया, सब्जेक्ट यू, ठीक है। उसके बाद नोट नहीं तो छोड़ देंगे, क्रिया देखते हैं। तो भैया मैंने बताया ना कि लास्ट में जो शब्द मिलेगा ना उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यही तो वर्ब है, इसी को वर्ब बोलते हैं, तो क्या, लिव, ठीक है ना, बन गया। आप कहाँ रहते, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट, या आप क्या खेलते हैं, व्हाट डू यू प्ले, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट। टोटल क्वेश्चन बनाइए, व्हाट पर, वेयर पर, व्हेन पर, क्यों, कैसे, इस सारी चीज पर आप वाक्य जरूर बनाइए। जैसे आप कब खेलते हैं, व्हेन डू यू प्ले, आप कब पढ़ते हैं, व्हेन डू यू रीड, आप कब सोते हैं, व्हेन डू यू स्लीप, आप कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो, आप कब चाय पीते हैं, व्हेन डू यू टेक टी, आप कब कॉफी पीते हैं, व्हेन डू यू टेक ए कॉफी। आपको प्रैक्टिस करना है, एक वर्ड लेकर बहुत सारे क्या करना है, आपको क्रिया को चेंज करना है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, या आप ऑब्जेक्ट नहीं बोलना चाहते हैं तो सिर्फ क्रिया को ही चेंज कीजिए, फिर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट को डालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो वेयर डू यू रीड, आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो, आप कहाँ आते हैं, वेयर डू यू कम। अब इसमें ऑब्जेक्ट जोड़िए ना, आप कहाँ चाय पीते हैं, तो वेयर डू यू टेक ए टी, आप कहाँ दूध पीते हैं, वेयर डू यू ड्रिंक मिल्क, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे वाक्यों को एक साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस चीज को समझेंगे, और बिल्कुल अगर आपके अंदर अगर इसके प्रति इच्छा हो, इच्छा नहीं, आपको तीव्र अगर इच्छा होगा तो आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्या करते हैं, ऐसे सारे तमाम वाक्यों को आप समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं, डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग 4 o'clock, व्हेन डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग 4 o'clock, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे तमाम वाक्यों को आप बोल सकते हैं बना। आप कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू रीड, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप भोजपुरी कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक भोजपुरी। इस तरह से हम तमाम वाक्य लेकर प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और खुद ही जवाब दे सकते हैं। आपके पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं हो
तो आप खुद से बातें कीजिए, खुद से प्रश्न कीजिए। डू यू डांस? यस आई डांस। डू यू रीड? यस आई रीड। अगर करते हैं तो हाँ, नहीं करते हो तो ना। ये दोनों तरह के वाक्य हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके कि विज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगले वीडियो में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आऊंगा और उसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। उसमें इंफिनिटिव का यूज करना सीखेंगे, हाउ टू का यूज करना सीखेंगे और भी बहुत सारे तमाम चीज को देखने की कोशिश करेंगे। और फिर अगले वीडियो में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।